जोया एक मुसलमान लड़की थी जो कि अमन नाम के एक लड़के से बेपनाह मोहब्बत क्या करती थी। अमन एक हिंदू लड़का था और इसी बात का डर हमेशा जोया को सताता था कि कहीं उन दोनों की कास्ट की वजह से वो दोनों एक दूसरे से जुदा न हो जाए। ऐसे ही एक दिन जोया अमन को मिलने के लिए बाहर रेस्टोरेंट बुलाती है। क्या हुआ जोया, तुमने ऐसे अचानक मुझे बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? अमन, कुछ ठीक नहीं है। घर में अब्बू अम्मी हर समय हमारी निकाह की बात करते हैं। तुम जानते हो ना, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे होते हुए हम किसी और से निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। जोया, मैं सब जानता हूँ, पर तुम भी जानती हो ना कि अभी मैं किस हालातों से घिरा हुआ हूँ। मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है। अगर ऐसे में मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी फैमिली इस शादी के खिलाफ हो जाएगी। और माँ की जिद तो तुम्हें पता ही है ना। उन्हें अपने लिए ऐसी बहू चाहिए जो पूजा पाठ में लीन रहती हो, और तुम ठहरी मुसलमान। तुम्हें क्या पता पूजा पाठ कैसे की जाती है। अमन, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये पूजा पाठ क्या है? हम तुमसे वादा करते हैं, शादी के बाद हम वही करेंगे जो हमसे तुम्हारी अम्मी कहेंगी। हर समय हम पूजा पाठ में रहेंगे। बस तुम हमसे वादा करो कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना। आई प्रॉमिस जोया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ भी हो गए तो भी मैं सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। इस तरह से जोया अमन के गले लग जाती है। पर यह सारा नजारा जोया की बहन नरगिस देख लेती है। शाम को जब जोया घर आती है तो नरगिस अपनी बहन से कहती है, बाजी, ये सब आप कुछ क्या कह रही हैं? आपकी निकाह की बात घर में चल रही है और आप किसी और से। नरगिस, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। हाँ, हम अमन नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं और वो हिंदू है, पर हमें उनकी माँ को खुश करना है और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हिंदू वाले सभी रीति रिवाज सीख लें ताकि आने वाले समय में हम अमन की अम्मी के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। बाजी, आप तो अमन की अम्मी को खुश करने के लिए पूजा पाठ सीख जाएंगे, पर आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर वालों को कैसे खुश करोगी? कैसे मनाओगी आप अपने अब्बू को इस निकाह के लिए? हाँ नरगिस, हमारी बहन, हमें अमन पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द अमन की सरकारी नौकरी लगने वाली है और हम जानते हैं अम्मी अब्बू को जब अमन के बारे में पता चलेगा तो वो हंसते हंसते हमारा रिश्ता उनसे करवा देंगे। पर तुम्हें हमारी एक मदद करनी होगी हमारी बहन। तुम्हारे तो न जाने कितने सारे हिंदू दोस्त हैं। तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा भी होगा ना जो पुजारी हो, ताकि वो हमें सब कुछ सिखा सके। नरगिस अपनी बहन जोया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी दोस्त रेनू से बात करती है। रेनू के पिताजी पंडित थे। अब रेनू जोया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और जब इस बारे में रेनू को पिता को पता चलता है तो वो बड़े ही हैरान होते हैं। बेटा, हमने प्यार करने वाले तो बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला आज तक नहीं देखा, जो अपनी सास को खुश करने के लिए शादी से पहले ही पूजा पाठ करनी सीख रही है। आखिर ये सब तुम अपनी सास को खुश करने के लिए कर रही हो या सच में तुम्हें पूजा पाठ करना अच्छा लगता है और तुम दिल से माता रानी की सेवा करना चाहती हो? हमारे लिए तो अल्लाह और भगवान दोनों एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं। हमने नमाज तो कई बार पढ़ी है, अब हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो भी सच्चे दिल से, और हमें भगवान की सेवा करनी है। हमने सुना है उनके चरणों में जो भी रहता है उसका भाग्य खुल जाता है, और क्या पता भगवान के चरणों में आने के बाद हमारे भाग्य में अमन आ जाए। अब जोया क्लास लेने के बहाने हमेशा पंडित जी के पास जाती है और उनसे हर तरह का मंत्र और पूजा पाठ करना सीख जाती है। बहुत जल्द अमन की भी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब जोया और अमन दोनों ही अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों की फैमिली को इस रिश्ते के लिए मंजूरी देनी पड़ती है। भैया, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई साहब, मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर में मुस्लिम बहू आए जो हर समय नमाज पढ़े, पर क्या करूं, मेरे बेटे के अकल पे पत्थर पड़ी हुई है। शायद आपकी बेटी से शादी करने के बाद ही इसकी अकल से पत्थर हट जाए। अब इस तरह से अमन और जोया का निकाह हो जाता है। वो दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे, लेकिन जोया की सास जोया को जरा भी पसंद नहीं करती। पर फिर भी जोया अपनी सास को खुश करने के लिए घर में सबसे पहले उठती और घर के मंदिर में बैठकर
पूजा करती। ये सब कुछ जब जोया की सास देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कलमुही कहीं की, अरे नास पीटी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में कदम रखने की? उल्टा कहीं की, तू मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्या? अरे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुस के पूजा करने की? तुम जैसे मुसलमान मेरे घर के मंदिर में नहीं घुस सकते और ना ही मेरे घर की गीता को हाथ लगा सकते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में आने की और मेरी देवी माँ की पूजा करने की? पर माँ जी, देवी माँ तो हम सबकी है ना, इस पर तो हम सभी का अधिकार है। और क्या हुआ अगर मैं मुसलमान हूँ तो क्या माता रानी की मैं पूजा नहीं कर सकती? आखिर ये कहाँ लिखा है माँ जी कि एक मुसलमान लड़की भगवान की पूजा नहीं कर सकती? मेरी आस्था भी उतनी ही सच्ची है माँ जी जितनी कि आपकी। बस कर कलमुही, मैं बस अपने बेटे की वजह से तेरी शादी अमन से करवाई हूँ, वरना मैं एक मुसलमान को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। और अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू बना ही ली है तो बहू बनकर रह, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। और खबरदार, अगर फिर से मेरे घर के मंदिर में घुसने की कोशिश की, जाकर ना अपना नमाज पढ़। इस तरह से जोया की सास उसे घर के मंदिर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद जोया हमेशा सुबह शाम मंदिर जाकर भगवान की पूजा किया करती। ये सब देखकर आस पड़ोस के सभी लोग बड़े हैरान होते हैं और वो सभी जोया की खूब तारीफ करते हैं। अपनी बहू की तारीफें सुनकर जोया की सास अंदर ही अंदर चलने लगती है। मुसलमान होकर पूजा पाठ करने का बड़ा ही शौक है ना इसे, पूजा पाठ करने मंदिर जाती है ना। अब मैं भी देखती हूँ कि इस टूटे हुए पैर के साथ मंदिर कैसे जाती है और पूजा कैसे करती है। जलन में आकर जोया की सास सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है ताकि जोया जब अपने कमरे से बाहर निकले तो उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाए। पर वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए खोदे हुए गड्ढे में अक्सर इंसान खुद ही गिर जाता है। ऐसा ही कुछ जोया की सास के साथ होता है। अरे माँ, मैं तो मर गई, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई, मुझे कोई अस्पताल ले चलो। माँ जी, ये क्या हुआ आपको? आप सीढ़ियों से कैसे गिर गई? अरे कलमुही, अब सवाल जवाब ही करती रहेगी या मुझे अस्पताल भी ले जाएगी? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। अब जोया जल्दी से अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां जोया की सास को डॉक्टरों से पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अब जोया अकेले ही अपनी सास का ख्याल रखती है, क्योंकि जोया की सास सुबह होते ही पूजा पाठ करती थी, इसलिए अब जोया हर वो एक काम करती है जो उसकी सास किया करती थी। जोया अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होती है, साथ ही साथ अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ये सब देखकर जोया की सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है। बहू, मुझे माफ कर दे, आज मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ कि तू बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छा पूजा करना जानती है तू भगवान की। मैं नहीं जानती कि तूने ये सब कहाँ से सीखा, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू मेरी बहू है और मुझे तुझसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। माँ जी, इंसान तो गलतियों का ही स्वरूप होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलतियाँ ना हो। मुझसे भी अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और बड़े बच्चों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आपके हाथ तो हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए माँ जी। और ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही तो सीखा था और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने सच्चे दिल से मुझे बहू बोला है। इस तरह से जोया और उसकी सास के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं और वो एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। आशा देवी की 5 बहुएं थीं, नीलम, अन्वी, कोमल, राधा और काजल। आशा देवी अपनी 5 बहुओं से बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी 5 बहुएं इतनी संस्कारी जो थी। 5 बहू होने के बाद भी आशा देवी का ढाबा आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही चल रहा था। पर वो कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाहट तो होती ही है। मेरा काम रोटी बनाने का है। वैसे कोमल, अन्वी, तुम दोनों से बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाई जाती ना। सोचो अगर सबसे मुश्किल काम तुम्हें मिल जाता तो तुम दोनों का क्या हाल होता। दीदी, माना कि आप पूरे दिन रोटी बनाती रहती हो और पूरे दिन एक ही जगह पर खड़े होकर रोटी बनाना कोई मामूली बात भी नहीं है, पर आप ये भी मत भूलिए कि आपकी अगर 4 देवरानियां ना होती तो आप मजे से रोटी ना बना पाती, क्योंकि आप तो सिर्फ रोटी बनाने का काम करते और हम चारों को तो कई सारे काम करने होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इन छोटे मोटे कामों को तुम काम की गिनती में गिन रही हो तो हाँ, कर
कर लेती हो तुम चारों भी थोड़ा बहुत मेहनत का काम। खैर मैं तो चली अपनी रोटियां बनाने। नीलम पूरे दिन अकेले खड़े होकर रोटियां बनाया करती थी और किसी भी कस्टमर की शिकायत नहीं आती थी। इस बात का घमंड नीलम को काफी ज्यादा था और इसीलिए वो अपना घमंड हर किसी को दिखाया करती। पर आशा देवी की बाकी 4 बहुओं में जरा भी घमंड नहीं था। हालांकि आशा भी नीलम की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अन्वी, कोमल, काजल और राधा से बोलती है, कोमल, राधा, काजल, नीलम दीदी का घमंड तो बढ़ता ही जा रहा है। कोई ऐसा ना हो कि दीदी का घमंड एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हम 5 बहुओं में तकरार हो जाए। हम 5 बहुओं में तकरार हो और माँ जी का दिल टूटे, उससे पहले हमें मिलकर दीदी का घमंड तोड़ना होगा। सही बोल रही हो तुम दीदी। पता नहीं बार बार नीलम दीदी क्यों बोल जाती है कि रोटी के अलावा भी और कोई काम वो करती नहीं है, और कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनके बदले का काम आप और मैं भी तो संभालते हैं। घर में सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोमल दीदी की तबीयत सच में खराब होती है या सिर्फ वो बहाना बनाती है। इस तरह से अब आशा देवी की चारों बहू नीलम को रास्ते पर लाने का एक प्लान बनाती हैं। अरे बहुओं, कहाँ रह गई आज? सुबह के 6 बज गए, ढाबा नहीं खोलना है क्या? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये कहते हुए कि आज मैं ढाबे पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है बहू तो तू आराम कर ले। इस तरह से अन्वी आराम करने के लिए घर में ही रुक जाती है। अब आशा देवी अपनी चारों बहुओं के साथ ढाबे पर जाती हैं। अन्वी का काम ढाबे की साफ सफाई करना और कस्टमर को खाना देने का था, जो कि आज नीलम को करना पड़ता है। नीलम रोटियां बनाने के साथ साथ ग्राहकों को भी देख रही थी कि तभी कोमल, बहू, तू आज बार बार इतना वॉशरूम क्यों जा रही है? अगर तू वॉशरूम में ही बैठी रहेगी तो यहाँ दाल में तड़का कौन लगाएगा और बर्तन कौन साफ करेगा? माफ करना माँ जी, पर मुझे कल रात से उल्टियाँ हो रही हैं और बार बार पेट में गुड़गुड़ भी हो रहा है। मैंने सोचा आपको बता दूं, पर जब मैंने देखा कि अन्वी दीदी आज घर में है तो मैं आपके साथ आ गई। पर अब मुझे लगता है कि मुझे भी आराम की सख्त जरूरत है। इस तरह से कोमल भी बहाना मारकर घर चली जाती है। अब नीलम, राधा और काजल के साथ ढाबे पर अकेली होती है। सारा काम उन तीनों के कंधे पर था, इसीलिए आज सासू माँ बिल के काम के साथ साथ उन तीनों की मदद करवाती हैं। हाँ ना हो, काम न करने के इन दोनों ने बहाने मारे हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपने कानों में लीड लगाकर बैठ जाती हूँ, फिर मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी और मैं आराम से अपनी रोटियां बनाऊंगी। जब ऑर्डर आएगा तब आएगा। इस तरह से नीलम फोन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि ऑर्डर पर ध्यान ही नहीं देती। इस तरह से कई सारे ग्राहक इंतजार कर करके वापस चले जाते हैं और कुछ तो आशा देवी को सुना भी जाते हैं। अरे मैडम, कैसी सर्विस है तुम्हारे ढाबे की? मैं कब से ऑर्डर दे रखा है, तुम्हारी बहू फोन में इतनी व्यस्त है कि मेरा ऑर्डर भी उसे सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हारी बहुओं से काम नहीं हो रहा है तो 2-4 आदमी क्यों नहीं रख लेती तुम? जली हुई रोटियां खिला रही हो किसी को कच्ची। मुझे नहीं खाना तुम्हारे ढाबे का खाना। हाँ, अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे मत जाइए, अभी आपका 2 मिनट में ऑर्डर लेकर आती हूँ। आशा उस आदमी से काफी विनती करती है, पर फिर भी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन भी कुछ ऐसा ही होता है और इस तरह से 1 हफ्ता निकल जाता है और अब ढाबे पर कस्टमर आना कम हो जाते हैं और आशा देवी की 5 बहुओं में ढाबे के काम को लेकर फूट पड़ने लगती है। नीलम दीदी, आप मेरा मुंह तो खुलवाइए मत, आपकी वजह से कंप्लेंट पे कंप्लेंट आती है। अगर आप अपना काम सही से नहीं करोगी तो मैं भी अपना काम सही से नहीं करूंगी। सारा दोष मुझे क्यों दे रही हो? अगर दोषी बोलना तो उस अन्वी और कोमल को जाकर बोलो। उन्हीं के हिस्से का काम तुझे और मुझे करना पड़ रहा है और इसी वजह से कभी रोटी जल जाती है तो कभी कच्ची रह जाती है, या तो फिर कभी ऑर्डर की रोटियां पूरी नहीं हो पाती। मैडम माफ करना, आप दोनों की लड़ाई के बीच आकर बोल रहा हूँ, पर मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। ऑर्डर दिए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अगर आप मुझे मेरा ऑर्डर नहीं दे सकती तो बता दीजिए, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है, मैं किसी और ढाबे पर जाकर खा लूंगा। माफ करना सर, हमारी लड़ाई की वजह से आपका ऑर्डर रह गया। अब मैं अभी आपका ऑर्डर सीट पर लेकर आती हूँ, आप बैठ जाइए। ओके मैडम। राधा उस समय तो बात को संभाल लेती है, पर नीलम उसे इतना परेशान करती है कि वो गुस्से में ढाबे का काम आधा अधूरा छोड़कर घर चली जाती है। ये सब देखकर आशा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और इसीलिए आशा ठान लेती है
कि वो अपनी 5 बहुओं को पहले समझाएगी और अगर फिर भी उसकी बहुएं ना समझती तो उन 5 को अलग कर देगी। ये सोचकर अब आशा देवी रात को अपने बहुओं के साथ अपने घर जाती है और जहाँ वो अपनी बहुओं को फटकार लगाते हुए कहती है, बहुओं, आज तुम 5 ने जो किया है वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही। पर अगर आगे से तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, कैसी गलती? मैंने तो कुछ नहीं किया। आप बेकार ही अनवी और कोमल का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। अभी तो तुम चुप रहो नीलम, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ही लाइन पर लाने के लिए अनवी और कोमल ने ये फैसला लिया कि वो आज ढाबे पर नहीं जाएंगे। उन्हें लगता था कि जब उनके हिस्से का काम भी तुम कर लोगे तो तुम्हें अकल आएगी, पर तुम्हें अकल आने की बात तो दूर है, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं। तुम जानबूझकर फोन काम के समय चलाती हो, वो भी कानों में लीड लगाकर, ताकि कोई कस्टमर तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके। इस तरह से तुम अपने काम से तो बच गई, पर तुम नहीं जानती कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम ये गलती अब कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। मैंने तुम 5 को माफ किया, पर अगर अब से कभी ऐसा हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम 5 बहुओं ने कभी मेरा ढाबा संभाल रखा था। अगर फिर तुम में से किसी ने इस तरह की हरकतें की तो मैं तुम्हें ढाबे के हिस्से से बेदखल कर दूंगी, समझी? आशा का ये फैसला सुनकर उसकी 5 बहुएं लाइन पर आ जाती हैं, जिसके बाद नीलम कभी भी अनवी, कोमल, राधा और काजल के साथ हरकतें नहीं करती। अब नीलम भी मन लगाकर ढाबे में अपना योगदान देती है और इस तरह से एक बार फिर आशा का ढाबा अच्छे से चलने लगता है, वो भी बिना किसी शिकायत के। एक छोटे से गांव में नीलम अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गुड़िया बहुत छोटी थी जब उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद नीलम ने अकेले ही आटा चक्की चलाकर अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखा। समय के साथ उसकी बेटी गुड़िया बड़ी हो जाती है और एक दिन, माँ, कुछ पैसे दो ना, मेरे सभी दोस्त बाजार जा रहे हैं, मुझे भी बाजार जाना है। अच्छा ठीक है गुड़िया बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन तू एक काम कर, ये कुछ पैसे रख ले और इनसे सब्जियां ले आना, और जो पैसे बच जाए उनसे कुछ खा लेना। अब गुड़िया उन पैसों को लेकर खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ बाजार चली जाती है, जहाँ सबसे पहले वो अपने दोस्तों के साथ कुछ सब्जी खरीदती है और बचे हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाती है। अब वो लोग बाजार से घर आने लगते हैं कि तभी रास्ते में एक चूड़ी वाला मिलता है। अरे ओ बिटिया, बिना हमसे हमारी चूड़ी लिए कहाँ चली? देखो कितनी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चूड़ियाँ लाए हैं हम तुम सबके लिए। चूड़ी वाले के बेचने के इस अंदाज से गुड़िया की दोस्त रीता को उसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है और गुड़िया की दोनों दोस्त रीता, बबीता गुड़िया से कहती है, गुड़िया देख, उस चूड़ी वाले के पास कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं और तुझे तो चूड़ियाँ बहुत पसंद है ना। चल चल, हम सब उससे चूड़ियाँ लेते हैं। नहीं, तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। पर क्यों, क्या हुआ? प्लीज गुड़िया, अब हर बार की तरह इस बार ये मत कहना कि तुम्हारे पास चूड़ियों के लिए पैसे नहीं है। पर मेरे पास सच में पैसे नहीं है, इसीलिए तुम दोनों चूड़ियाँ खरीद लो, मैं फिर कभी खरीद लूंगी। गुड़िया, तुम्हारा तो रोज का यही कहना है, जब भी तुमसे कुछ लेने के लिए कहो तो तुम हमेशा यही बहाने मारती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हम तो गलती करते हैं तुम्हारे साथ कहीं भी आकर। मैं तो चली चूड़ियाँ खरीदने। चल बबीता। गुड़िया, तुम रीता की बात का बुरा मत मानना, ये तो पागल है। और रीता, तुम तो जानती हो ना, गुड़िया की माँ आटा चक्की चलाकर कितनी मुश्किलों से घर का गुजारा कर रही है। गुड़िया और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है जो वो रंग बिरंगे सामान खरीद सके हमारी तरह। इसीलिए गुड़िया, तुम अभी से थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाना शुरू करो और जिस दिन तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम भी चूड़ियाँ खरीद लेना। बबीता की बातें सुनकर अब गुड़िया भी ठान लेती है कि वो भी जल्द से जल्द चूड़ियाँ खरीदेगी और इसलिए वो रोती हुई घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, बबीता ने तुझे कितनी अच्छी बात सिखाई है और तू उसी की बात का बुरा मान रही है। और सही तो कहा बबीता ने कि तेरे पापा नहीं हैं। अगर तेरे पापा होते तो तुझे हर चीज के लिए दुखी नहीं होना पड़ता। पर माँ, आपके पास कभी पैसे नहीं रहते, चूड़ियाँ बहुत महंगी नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे चूड़ी नहीं दिलाती। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया,
इस बार जो पैसे मुझे मिलेंगे उन पैसों को बचाकर मैं तेरे लिए बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ ले आऊंगी। अब तो खुश है ना तू? नीलम की ये बात सुनकर गुड़िया को बहुत खुशी मिलती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम जैसे तैसे करके कुछ पैसे जमा कर लेती है और गुड़िया के लिए बहुत ही सुंदर चूड़ी खरीदती है। उन चूड़ियों को देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है और एक बार फिर से अपनी दोस्त रीता और बबीता से मिलने जाती है और उनसे कहती है, ये देखो रीता, मेरी माँ ने मुझे तुमसे भी सुंदर और प्यारी चूड़ियाँ दिलाई है। और तुम जानती हो मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बबीता ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है और इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की मजबूरी समझनी चाहिए और जरूरतमंदों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी माँ से जिद नहीं किया और मेरी माँ ने मुझे ये चूड़ियाँ दी। इस तरह से गुड़िया अपने दोनों दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक गधे के बच्चे पर पड़ती है जो अपने वजन से ज्यादा वजन ढो रहा था। ये देख गुड़िया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने दोस्तों से कहती है, बबीता देखो, वो गधा बेचारा कितना मासूम और छोटा है, पर फिर भी इसके ऊपर इससे ज्यादा वजन है। हमें उस गधे की मदद करनी चाहिए। वो तो गधा है ही, पर तो उससे भी बड़ी गधी है। अरे बेवकूफ, तू जानती है ना कि गधों को सामान ढोने के लिए ही रखा जाता है। अब गधे की पीठ पर बोझा नहीं होगा तो क्या होगा? रीता बिल्कुल ठीक कह रही है गुड़िया, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस तरह से रीता और बबीता वहाँ से चली जाती है और गुड़िया खुद उस गधे की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और उस गधे को रोककर उस पर से कुछ सामान उतार देती है और वो सामान हटाकर आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पहले एक बूढ़ी औरत आवाज देती हुई गधे की ओर आ रही होती है। अरे मेरी प्यारी चकली गधी, इतना बोझ अभी तुझे नहीं ढोना। ये तो बस अपना काम हल्का करने के लिए मैंने तेरी पीठ पर लादा था। इन सामान को तो मैं अभी उतारने ही वाली थी। अब रुक भी जा, मुझ बूढ़ी में इतनी जान नहीं कि तेरा पीछा करती रहूं। उस बुढ़िया को अपनी ओर आता देख गुड़िया गधे को पकड़ लेती है और जब बुढ़िया उसके पास आ जाती है तो गुड़िया बुढ़िया से कहती है, अम्मा ये गधा आपका है? बिटिया ये मेरा ही गधा है और इसका नाम मैंने चकली रखा है। मैं घर की साफ सफाई कर रही थी, बाहर कीचड़ था, इसलिए मैंने घर का सारा सामान इसकी पीठ पर रख दिया और ये सामान को लेकर जाने लगी और मैं बुढ़िया तब से इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा हुआ जो तूने ही इसे रोक लिया। कोई बात नहीं अम्मा, मैंने इस गधे को रोक लिया है। अब आप इसे अपने साथ घर ले जा सकती हैं। बेटिया अब मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? तुम मेरी गधी को पकड़कर मेरे साथ घर ले जा सकती हो? अब गुड़िया बुढ़िया की मदद करने के लिए मान जाती है और उसके साथ उसके घर जाती है। अब गुड़िया खाली हाथ बुढ़िया के घर से जाने लगती है और तभी बुढ़िया गुड़िया को रोककर उसे आटा चक्की दे देती है और उससे कहती है, बेटा इस चक्की को तुम रख लो, ये जादुई आटा चक्की है। सिर्फ अच्छे लोगों का ही कहना मानती है ये, जो साफ दिल का होता है उसका। और तुमने मेरी मदद करके ये साबित किया कि तुम बहुत अच्छी हो। क्या जादुई आटा चक्की? पर ये जादुई आटा चक्की चलेगी कैसे अम्मा? मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। तुम इससे कहना, ओ मेरी प्यारी आटा चक्की चल जा और दिखा दे अपना जादू। तुम्हारे इतना कहते ही जादुई आटा चक्की अपना जादू दिखाएगी और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम ही इसे रोक भी सकती हो। और इसे रोकने के लिए तुम्हें कहना होगा, ओ मेरी प्यारी जादुई चक्की, तूने अपना जादू बहुत अच्छा दिखाया, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तू रुक जा। अब गुड़िया जादुई आटा चक्की को लेकर घर जाती है
और सारी बात अपनी माँ को बताती है। नीलम जादुई आटा चक्की का जादू देखने के लिए उसमें कुछ आटा डालती है और गुड़िया जादुई चक्की से कहती है, ओ मेरी प्यारी जादुई आटा चक्की, दिखा दे अपना जादू। गुड़िया के बोलते ही जादुई आटा चक्की चल पड़ती है और उसमें से बहुत सारा आटा निकलता है। ये देखकर नीलम को विश्वास नहीं होता, पर कुछ ही देर में उसके घर में बहुत सारा आटा जमा हो जाता है और चक्की बंद नहीं होती। ये देख नीलम गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा, ये जादुई आटा की चक्की तो बंद ही नहीं हो रही, कुछ भी कर इसे बंद कर, वरना पूरे घर में आटा भर जाएगा। अब गुड़िया जादुई आटा चक्की को रोकने के लिए वही मंत्र पढ़ती है जो उसे बताया गया था, जिसके बाद घर में इतना सारा आटा देखकर नीलम और गुड़िया उस आटे को लेकर बाजार में बेचने जाती है और इस तरह से जादुई आटा चक्की की मदद से नीलम और गुड़िया अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारते हैं।